महीने पहले आया था। 2 महीने पहले वो यहाँ आया था। तो क्या कुछ बातचीत हुई थी और वो कुछ काम भी क्या नहीं, कर रहे थे? वो एज ए प्रोफेसर वहाँ पढ़ा रहे थे। तो इस इंसिडेंट के बारे में कब आपने सुना ऐसा हुआ है? हमने तो इससे पहले नहीं, उसने तो फोन भी किया था फ्राइडे को। तो क्या बातचीत हुई थी जब उन्होंने फोन बस यही किया? मैंने उसे कहा कि घर आ जाओ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इनको जवाब दो, जो भी होगा आमने सामने बात करेंगे, पता चलेगा आपको भी, हमें भी पता चलेगा, हम भी बेफिक्र रहेंगे। हमें बहुत ज्यादा फिक्र लगी है। तो उन्होंने क्या कहा था, आने का कुछ कहा? हाँ, उसने कहा था 3 दिन के बाद मैं आऊंगा। उसने पहले ही हमें फोन किया था, बोला था कि लाइब्रेरी में मेरा एग्जाम है, मैं लाइब्रेरी में प्रिपरेशन करूंगा और बच्चों को भी एग्जाम है। ये बात हमने पहले ही डिक्लेयर उसने की थी। उसके बाद हमें कुछ पता नहीं। तो डॉक्टर उमर कहाँ रहते थे बाहर, जहाँ वो किस लोकेशन में रहते थे? फरीदाबाद। इतना हमें पता है, मतलब थोड़ा थोड़ा पता है, ज्यादा तो पता नहीं। फरीदाबाद। कब से रह रहे हैं? पिछले 2 साल या 3 साल। तो काम वगैरह का कहाँ वो काम कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे? कुछ एज ए प्रोफेसर वो काम कर रहे थे वहाँ, वो मुझे नहीं पता कहाँ थे। लास्ट टाइम कब घर आया? मैंने कहा ना 2 महीने पहले। तो पुलिस 2 कब आई महीने आपके पास और पहले क्या कुछ कहा पुलिस ने कल आपसे? कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, उनको ले लिया, बोला कि हमें थोड़ी सी पूछताछ करनी है बस। उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा उन्होंने। सब उनको ले गए, अभी मामा को ले गए, बोला उससे उसके साथ बात करनी है। मैंने कहा चलो कोई बात। अभी जो आए पुलिस। तो डॉक्टर उमर के पास कोई गाड़ी वगैरह थी अपनी या कुछ नहीं पता। हमारे घर में मामूली सी गाड़ी है, ये कह सकते हैं मामूली सी गाड़ी है, खटारा। आप देख भी सकते हो बस। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता उसके पास क्या था क्या नहीं था। वो ज्यादा बातें भी नहीं करता था, बस अपने काम में मशगूल रहता था। लेकिन ये मतलब आज की एक्टिविटी नहीं है। वो आज हमारे साथ ज्यादा बातें नहीं करता। वो तो पहले से ऐसा बंदा था, खाली नमाज कुरान बस। वो मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि वो ऐसा बंदा भी ऐसा कर सकता है। इमेजिन नहीं कर पाओगे। आपको कहाँ से खबर मिली कि उन्होंने ऐसा कल किया हुआ है? जो आप डीएसपी आया था ना, एसपी आया था। ओके, उन्होंने कहा। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, और आज की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के दिल लाल किले के पास हुआ धमाका। 4-5 दिन पहले हुई इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। ये हादसा नहीं बल्कि एक प्लान्ड टेरर अटैक माना जा रहा है। किसका हाथ था, कौन कौन शामिल था, चलिए पूरी कहानी समझते हैं। 10 नवंबर की शाम लगभग 5:52 पर लाल किले के पास ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी एक होंडाई i20 कार अचानक जोरदार धमाके के साथ उड़ जाती है। धमाका इतना शक्तिशाली था कि पास की कई गाड़ियों में आग लग गई, सड़क पर भगदड़ मच गई और दूर तक लोगों को इसका झटका महसूस हुआ। चश्मदीदों के अनुसार पहले तेज फ्लैश हुआ, उसके बाद जोरदार आवाज। इस धमाके में कई लोगों की मौत हुई और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। पहले इसे गैस सिलेंडर या कार के फ्यूल सिस्टम का विस्फोट माना गया, लेकिन फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट ने तस्वीर बदल दी। शुरुआती जांच में साफ हुआ कि धमाके में विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, यानी ये साधारण दुर्घटना नहीं थी। जांच की कमान एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संभाली। आसपास लगे सीसीटीवी, मोबाइल डेटा, वाहन का रजिस्ट्रेशन और कॉल डिटेल्स सब खंगाले जाने लगे। फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि धमाका एनफो जैसी विस्फोटक सामग्री से किया गया था, जो कि एक प्लान्ड ब्लास्ट की तरफ इशारा करता है। जांच आगे बढ़ी और 24 घंटे के अंदर बड़ा खुलासा हुआ। स्पेशल सेल ने दिल्ली, यूपी और जम्मू कश्मीर में छापेमारी कर 18 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें एक डॉक्टर, एक मौलवी, कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड वाले युवक और कुछ कथित व्हाइट कॉलर लोग शामिल हैं। मुख्य संदिग्ध के रूप में डॉक्टर उमर नबी भट्ट का नाम सामने आया। जांच एजेंसियों का दावा, ये लोग सिर्फ इस एक धमाके में नहीं बल्कि 4 शहरों में सीरियल ब्लास्ट की योजना बना रहे थे। कुछ डिजिटल चैट्स भी मिले जिनसे संकेत मिलते हैं कि ये मॉड्यूल किसी बड़े आतंक संगठन से जुड़ा हो सकता है। एजेंसियां जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल के एंगल की भी जांच कर रही हैं। छापेमारी में लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की गई।
ये एक बड़ा नेटवर्क था जो दिखने में पढ़ा लिखा और सामान्य लगता था, लेकिन अंदर से टेरर मॉड्यूल की तरह काम कर रहा था। जांच एजेंसियों ने कहा ये एक हाईटेक और हाई रिस्क आतंकी स्लीपर मॉड्यूल था जिसे समय रहते पकड़ लिया गया। धमाके के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट लगा दिया गया। कई राज्यों की पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया। लाल किला 3 दिन तक बंद रहा। खुफिया एजेंसियों की बैठकें लगातार चल रही हैं। ये धमाका दिल्ली में पिछले 10-12 सालों में सबसे बड़ा माना जा रहा है। इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि राजधानी के इतने संवेदनशील इलाके में विस्फोटक कैसे पहुंचा। सरकार ने इसे आतंकी साजिश बताया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। गृह मंत्री ने बयान दिया, जिम्मेदारों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। जांच अभी जारी है। हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि असली मास्टरमाइंड कौन है और इस धमाके के पीछे क्या मकसद था। हम इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। कि दिल्ली में जो धमाका हुआ उसके लिए इतना सारा विस्फोटक आया कहां से, और दूसरी बात कि क्या ये सुरक्षा एजेंसीज की नाकामी है। जो लोग सुरक्षा एजेंसीज की नाकामी इसको बता रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो वक्त है ना, ये सुरक्षा एजेंसीज को गाली देने का नहीं, उन्होंने जो किया है और जितनी जिंदगियां बचाई हैं उसको समझने का है। क्योंकि जो धमाका लाल किले के पास हुआ वो तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये मत भूलिए कि वो धमाका होने के पहले इसी सुरक्षा एजेंसी ने, देश की सुरक्षा एजेंसीज ने हजारों किलो विस्फोटक बरामद कर लिया था। और अगर वो जो 20 टाइमर मिले, अगर वो न पकड़े गए होते तो इस देश के 20 अलग अलग इलाकों में धमाके हो रहे होते। अगर गुजरात में गुजरात एटीएस ने उस व्यक्ति को न पकड़ा होता जो केमिकल अटैक करने वाला था, केमिकल वेपन का इस्तेमाल करने वाला था, तो बॉस लाखों लोग मरे होते। और सुरक्षा एजेंसीज के लिए हर बार कामयाब होना जरूरी होता है, इन आतंकियों के लिए एक बार। पिछले 11 साल से इन्हीं सुरक्षा एजेंसीज ने देश के बड़े बड़े शहरों में कोई धमाका नहीं होने दिया। और कल जो धमाका हुआ वो भी इन सुरक्षा एजेंसीज ने जिस तरीके से पूरा नेटवर्क तोड़ा, जिस तरीके से बरामदगी की, उसका रिजल्ट था कि पैनिक में आकर कहीं भी आनन फानन में एक धमाका कर दिया गया। वरना कोऑर्डिनेटेड अटैक होता, लाखों लोग केमिकल वेपन से मारे जाते, हजारों लोग जो है वो 20 धमाके की जो प्लानिंग थी उसमें से कुछ भी एग्जीक्यूट होता तो उसमें मारे जाते। इसलिए ये सुरक्षा एजेंसीज को गाली देने का वक्त नहीं, उनके साथ खड़े होने का वक्त है। फिल्म नहीं चल रही कि उनके लिए बहुत आसान है कि गए किसी को भी उठाया और पकड़ लिया। 11 साल से वो हमें बचा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। यूपीए का दौर मत भूलिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो लोग पूछ रहे हैं कि इतना विस्फोटक कहां से आया, ये कोई आरडीएक्स नहीं आया है। अमोनियम नाइट्रेट जो खाद बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए इस्तेमाल होता है, जो खदानों में धमाके होते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है, वो है। तो बहुत आसानी से मिल जाता है। इसके साथ ये खुद विस्फोटक नहीं होता, लेकिन इसके साथ कुछ विस्फोटक चीजें मिला दीजिए तो ये बहुत घातक बन जाता है। और ये सुरक्षा एजेंसीज की पिछले कई सालों की कामयाबी है कि जो धमाके आरडीएक्स से होते थे वो आरडीएक्स आना मुश्किल हो गया, तो अब इस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए ऐसे संकट के समय में कम से कम देश के साथ खड़े रहिए। आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा।